कल हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था। अब जो आपके सिलेबस में है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस आपको पढ़ने हैं। और पहला जो एप्लीकेशन है जो आपके सिलेबस में है वो है इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के एरिया में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर की फील्ड में क्या हो सकता है। तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए जेनेटिक इंजीनियरिंग का जब इस्तेमाल एग्रीकल्चर में हुआ, तो उससे हमें क्या हुआ कि जो हमारी क्रॉप थी, हमने जो हमारे फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनको इस जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा फायदा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या फायदे हुए जब हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करा। तो हमने क्या करा, जो हमारी एग्रीकल्चर था वो काफी काफी हद तक मॉडिफाई हो गया। कैसे मॉडिफिकेशन हुआ? इसकी हेल्प से हमने क्रॉप को इंप्रूव कर लिया, उसकी ईल्ड को इंप्रूव कर लिया। हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज आ गई क्रॉप्स की। हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स को भी ग्रो कर लिया। तो कई तरीके से हमने इस एग्रीकल्चर की फील्ड में जेनेटिक इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन किया। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि हमने क्या बना लिए, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना लिए। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं, लिखा हुआ देखिए इन्वर्टेड कामा में, ऐसे प्लांट्स जिनमें हमने क्या करा, इंसर्शन करा, इंसर्ट करा किसको, किसी भी फॉरेन जीन को। और उस फॉरेन जीन के इंसर्शन से, उसको इंसर्ट करने से हमने कुछ नए तरीके के प्लांट्स को डेवलप कर लिया। नए तरीके का प्लांट का मतलब यहां पे सीधा सा सेंस ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चावल का पौधा था, एक चावल का प्लांट था। उस प्लांट में हमने देखा कि भाई इसमें हमारे पास कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और जो नहीं है इस प्लांट में। तो हमने क्या करा, हमने फॉरेन जीन की सहायता से, हेल्प से उन जीन्स को हमने इंसर्ट कराया उस राइस के प्लांट में या चावल के पौधे में, और एक नया पौधा बना लिया हमने, जिसे हमने ट्रांसजेनिक प्लांट कहा। और उसकी वजह से हुआ क्या कि जो अमाइनो एसिड या जो कंटेंट उस पौधे में नहीं था, अब वो कंटेंट हमारे साथ उस पौधे में आ गया। तो हम नया एक पौधा बनाएंगे हम, और उसमें क्या करेंगे, एक या एक से अधिक फॉरेन जीन, बाहरी जीन हमने इंसर्ट करा, और वो ऐसा जीन होगा जो कि बेनिफिशियल होगा, कुछ ना कुछ नए कैरेक्टर्स को लेके आएगा। उस वजह से ऐसे प्लांट्स को बोला गया ट्रांसजेनिक प्लांट। क्या इस्तेमाल हुआ इनका, मेजर गोल क्या है, कह रहे हैं कि इनका यूज बायो रिएक्टर्स या स्पेशल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स को प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्रीज के रूप में होने लगा। यानी कि जब हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना लिए, उनका इस्तेमाल हम बायो रिएक्टर्स में करने लगे, या स्पेशल केमिकल बनाने में करने लगे, या हम दवाई बनाने की, यानी कि जो फार्मा की कंपनीज हैं उनको, उनकी जो फैक्ट्रीज हैं उनमें हम इन प्लांट्स का इस्तेमाल करने लगे। अब इस तरीके की जो फार्मिंग है, यानी कि जो खेती है, जो फार्मिंग है, जिसमें हम ट्रांसजेनिक प्लांट का इस्तेमाल करें, किसके लिए, स्पेशल केमिकल या फार्मास्यूटिक्स या बायो रिएक्टर्स को प्रोड्यूस करने में, ऐसी फार्मिंग कहलाती है मॉलिक्यूलर फार्मिंग। क्वेश्चन आता है इस पे ऑब्जेक्टिव कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मिंग। तो मॉलिक्यूलर फार्मिंग हम किसे बोल रहे हैं, हम उसे बोलेंगे जिसमें हम ट्रांसजेनिक प्लांट का यूज करेंगे एज अ बायो रिएक्टर, एज अ स्पेशल केमिकल प्रोड्यूसर, एज अ फार्मास्यूटिक्स प्रोड्यूसर। तो ऐसे ऐसी खेती को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मिंग। अब जो एग्रीकल्चर के एरिया में हमने इस जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो इस्तेमाल किया, कैसे कैसे कब कब किन क्रॉप्स पे इस जेनेटिक इंजीनियरिंग को फॉलो किया गया, उसकी एक टाइमलाइन दी हुई है। देखिए आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे एक टाइमलाइन दिख रही होगी। टाइमलाइन में है क्या, सबसे पहले 1983 में
एक ऐसा प्लांट बनाया गया जो क्या था, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट था। सबसे पहले बनाया गया कब, 1983 में, और वो प्लांट क्या था, टबैको प्लांट था। तो टोबैको प्लांट यानी कि तंबाकू का पौधा था, और उसे बनाया गया, उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया। क्यों करा गया, किस वजह से करा गया, क्योंकि विद रेजिस्टेंट टू एन एंटीबायोटिक, यानी कि किसी भी एंटीबायोटिक के खिलाफ क्या था, वो प्लांट, वो अपने आप को उसने रेजिस्टेंट कर लिया था। तो इस तरीके से हमने एक टबैको प्लांट बनाया जो रेजिस्टेंट था किसके खिलाफ, एंटीबायोटिक के खिलाफ। और ये पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप या पहला ट्रांसजेनिक प्लांट बना 1983 में। बना तो 83 में, लेकिन अप्रूवल मिला इसे 86 में। 86 में इसे अप्रूव्ड कर दिया गया कि कोई भी हर्बिसाइड अगर हम इस पर डालेंगे, इस प्लांट पर, टबैको के प्लांट पर, तंबाकू के प्लांट पर कोई भी हर्बिसाइड यानी कि हर्ब को खत्म करने वाला जो केमिकल है, तो उसका कोई भी इफेक्ट इस टोबैको प्लांट पर नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड हम इसे कर चुके हैं। 1990 में सबसे पहले ट्रायल हुआ किस पर, कॉटन पर, कपास के पौधे पर। 1940 1994 में हमने एक टोमेटो यानी कि टमाटर बनाया जो कैसा था, फ्लेवर्ड था, यानी कि उसमें खुशबू आ रही थी। जो पहला कैसा था, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड था जिसे हम खाते थे, यानी कि खाने वाला जो जो पौधा बना वो क्या था, फ्लेवर्ड टोमेटो था। ये टाइमलाइन जरूर याद रख लेना, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उन्होंने पूछा कि फ्लेवर्ड टोमेटो को सबसे पहले कब बनाया गया, तो आपका आंसर आपको पता होना चाहिए 1994 में। ऐसे 2001 में गोल्डन राइस बनाया गया जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या 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 मिलने लगा, विटामिन ए आ गया। तुम लोगों ने खूब सुना होगा पहले कि नाइट ब्लाइंडनेस हुआ करती थी पहले, जिसे हम रतौंधी बोलते हैं, जो कि अब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो हम चावल पहले खाया करते थे उसमें विटामिन ए की बहुत कमी होती थी, और विटामिन ए की कमी होने की वजह से हमको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाया करती थी। वो अब नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि हमने 2001 में एक चावल बना लिया, गोल्डन राइस बना लिया, जिसमें क्या था, जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए मौजूद था। 2001 में ये काम हो गया। 2002 में क्या हुआ, इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन बना ली जो कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए इसका अप्रूवल मिल गया। और 2008 में इंसेक्ट रेजिस्टेंट ब्रिंजल अप्रूव्ड फॉर लार्ज स्केल सीड मल्टीप्लिकेशन। सीड मल्टीप्लिकेशन के अप्रूवल, ब्रिंजल का जो सीड मल्टीप्लिकेशन करा जाए, इस बात का अप्रूवल मिल गया हमें 2008 में। तो ये एक टाइमलाइन हुई कि किस किस साल में हमने किन किस तरीकों से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाई। अब क्या क्रॉप इंप्रूवमेंट हुआ, क्या 1980 से स्टार्ट हुआ, ठीक, टोबैको से स्टार्ट करा, और फाइनली हम कहां तक आ गए थे, ब्रिंजल तक आ गए। दोनों तरीके की स्पीसीज यानी कि मोनोकॉट और डाइकॉट्स, दोनों तरीके की स्पीसीज को इस समय ग्रो कराया जा रहा है। फायदा क्या हुआ, देखिए क्रॉप पर पहला फायदा लिखा हुआ है, रेजिस्टेंट अगेंस्ट बायोटिक स्ट्रेस, यानी कि हमने ऐसे प्लांट, ऐसी क्रॉप बना ली जो बायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट अपने आप को जिंदा रख सकती थी। यानी कि रेजिस्टेंट कर लिया किसके अगेंस्ट, बायोटिक स्ट्रेस। अब बायोटिक स्ट्रेस क्या है, जैसे वीड्स, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल डिजीज, या कोई भी और दूसरा कॉज, इन सबको उन्होंने बायोटिक स्ट्रेस कहा। इन बायोटिक स्ट्रेस से अब प्लांट को हम सुरक्षित कर सकते हैं। अब कौन कौन से स्ट्रेस, जैसे देखिए पहला स्ट्रेस है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट कर लिया हमने। हमने क्या करा, हमने कुछ ऐसे प्लांट बना लिए जिन पे किसी भी हर्बिसाइड का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नॉर्मली जब हम कोई खेती करते हैं, कोई खेत में कोई क्रॉप लगाते हैं, तो बहुत सारे जो है वो हर्ब्स निकल आते हैं जिनको हमें डिस्ट्रॉय करना होता है। तो हम क्या करते हैं, हर्बिसाइड को छिड़कते हैं,
लेकिन अब वो हर्बिसाइड क्या करता है, हमारी मेन क्रॉप को भी नुकसान पहुंचाता है। तो लिखा हुआ है कि हर्बिसाइड के बढ़ते कंटेमिनेशन के कारण अब ऐसे हर्बिसाइड्स को डेवलप किया गया है जो सेफ एंड बायोडिग्रेडेबल होते हैं। हर्बिसाइड क्या कर क्या रहा है, नॉर्मली फोटोसिंथेसिस या बायोसिंथेसिस को अफेक्ट कर देता है। ठीक, इसी वजह से हमने क्या करा, हमने हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट को डेवलप कर लिया। कौन कौन से प्लांट है, जैसे सोयाबीन है, मेज है, कॉटन है, राइस, व्हीट, शुगर बीट, अल्फा अल्फा, ये सब क्या है, ये सब कॉमर्शियली ग्रो कराए जा रहे हैं और सब ये कैसे हैं, ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट हैं। दूसरा है इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट आ गया, देखिए, यानी कि इंसेक्ट ना लगे, कोई भी कीड़ा ना लगे। जैसे कि हमने एक ब्रिंजल बनाया, हमने कॉटन बनाया, हमने टोमेटो बनाया, हमने टोबैको बनाई, ये सब वो क्रॉप थी जिन पर कोई भी कीड़ा, अब कोई भी पेस्टिसाइड नहीं लगता है। थर्ड स्ट्रेस क्या आया कि कोई भी ऐसे प्लांट हमने बना लिए जिन पर कोई भी वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा, ना तो कोई उस पर दूसरा फंगस लगेगा। तो इन सब से रेजिस्टेंट करके हमने क्या कर लिया, हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स को बना लिया। इंप्रूवमेंट क्या करिए, देखिए न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव कर लिया हमने। अभी बात आई कि हमने एक चावल बना लिया जिसमें क्या था, देखिए लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशन वैल्यू को भी इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे ग्रेन्स में लाइसिन, सल्फर, अमाइनो एसिड्स को इंक्रीज किया गया। गोल्डन राइस एंड गोल्डन मस्टर्ड इस समय न्यूट्रिशन वैल्यू के अकॉर्डिंग इस टेक्नोलॉजी का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब यहां पर देखिए एक टेबल बनी हुई है, दिख रहा है आपको, इसमें क्रॉप्स लिखी हुई हैं, सब्सटेंसेस लिखे हुए हैं, बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। यानी कि ये वो क्रॉप हैं जो पहले हुआ करती थी, जिनमें ये सब्सटेंसेस नहीं होते थे, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया उनको, उनमें जीन इंसर्ट कर दिया, और जिनमें, जिसकी वजह से ये सब्सटेंसेस अब उसमें खूब मिलते हैं, जिससे हमें ये बेनिफिट्स होंगे। इसे लिखा हुआ है राइस, विटामिन ए नहीं हुआ करता था पहले, कम होता था, अब है। और विटामिन क्या है, ए क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट है। ऐसे ही हमने कैनोला बनाया, विटामिन ई नहीं था उसमें, अब विटामिन ई है। टोमेटो बनाया, फ्लेवोनॉइड्स पहले नहीं हुआ थे, अब हमने उसमें फ्लेवोनॉइड्स डाल दिए, यानी कि फ्लेवर्ड टोमेटो हो गया। शुगर बीट बनाया, उसमें फ्रक्टोज आ गया। राइस बनाया, उसमें आयरन आ गया। तो ये काम कैसे हुआ, जब हमने उस क्रॉप को मॉडिफाई कर दिया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड कर दिया। तो ये काम हुए किसमें, एग्रीकल्चर के फील्ड के एरिया में। तो मेन काम क्या हुआ, बायोटिक स्ट्रैक्स, यानी कि हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, बैक्टीरिया, फंजाई, कोई भी कीड़ा मकोड़ा किसी भी इस क्रॉप पे नहीं लगेगा। पहला फायदा। न्यूट्रिशन वैल्यू हमने बढ़ा ली, जो चीजें जिस क्रॉप में कम थी, जो कंटेंट कम था, वो कंटेंट भी हमने बढ़ा लिया। अगला काम क्या करा हमने, चूंकि न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ी तो कॉमर्शियल वैल्यू भी इसकी बढ़ गई। कुल मिला के जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमने क्या करा, जो क्रॉप हमारी जिसका इंप्रूवमेंट, यानी कि जो कमजोर हुआ करती थी, जो प्लांट्स कमजोर हुआ करते थे, उनको इम्प्रूव कर लिया हमने। दूसरा काम हमने क्या कर लिया कि इसमें हमने इसकी जो ईल्ड थी, जो पैदावार थी, वो हमने बढ़ा ली। तो ये सब काम कर लिया हमने किससे, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से। किसकी फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में। ठीक, ये हुआ आपका पहला एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर एरिया। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है आपके सिलेबस में मेडिकल एरिया में। ठीक है, अब हम स्टॉप करेंगे शेयरिंग और पहले बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन
इस टॉपिक से है कि सबसे पहला प्लांट जिस पर जेनेटिक इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन अप्लाई किया गया था, मतलब सबसे पहले। ओके, ठीक, शाबाश। टोबैको। अच्छा, किस सन में किया गया था? किस सन में हमने इस्तेमाल किया सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग का टोबैको पर? किस सन में जो टाइमलाइन हुई वो सन क्या थी? 1983। ठीक। अच्छा, इस टोबैको को 1983 में हमने काम करा, और कॉमर्शियली इसका अप्रूवल कब मिला, किस सन में कि हम इसका कॉमर्शियली इस्तेमाल करते हैं? 1986। जेनेटिक इंजीनियरिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो राइस हमने बनाया, उस राइस का क्या नाम है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जिस राइस को हमने बनाया, उस राइस का नाम? गोल्डन राइस। ओके। इस गोल्डन राइस में क्या चीज मिलने लगी हमें, जो जो पहले नहीं होती थी, जिसकी कमी थी पहले? विटामिन ए। गुड, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला प्लांट जो कि खाने वाला था का नाम बताइए, जिस पर हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन किया? टोमेटो। ठीक। ओके। अच्छा, लास्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग 2001 में किस प्लांट पर इस्तेमाल हुई? टाइम लाइन में 2001 में? नहीं, गोल्डन राइस नहीं है। नहीं, नहीं, गोल्डन राइस नहीं। बीटी कॉटन पर नहीं, बीटी कॉटन भी नहीं है, गलत। सबसे लास्ट। सबसे लास्ट बताओ भाई, 2001 में क्या हुआ था? सॉरी, 2001 में नहीं, 2008। 2008 में, हाँ। 2001 में तो बीटी कॉटन हुआ था, ठीक से, हाँ। ब्रिंजल, ठीक, ठीक, गुड। ब्रिंजल, ब्रिंजल। ये जो ब्रिंजल बना, ये किससे रेजिस्टेंट था? इस पर क्या काम नहीं कर रहा था? इंसेक्ट नहीं लगते थे। इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट था ये, या पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट था। कोई पेस्ट नहीं लग रहा था इस पे, कोई भी कीड़ा इस पे नहीं लग रहा था। ठीक है, तो कुल मिला के आप लोगों को एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एरिया क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट? क्लियर हो गया पूरा? ओके, ठीक है। तो आज ही क्लास हम लोग यहीं पर एंड करेंगे।